बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब ठीक होंगे। आज के इस लेक्चर में हम मोमेंटम के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज़ मोमेंटम, इसकी डेफिनेशन, इसकी एक्सप्लेनेशन और बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में आज पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने हेडिंग डालनी है मोमेंटम की, और पहली इसकी डेफिनेशन है। मैं कहता हूँ मोमेंटम की दो डेफिनेशंस हैं, दोनों आप लोग अच्छी तरह तैयार कर लो। द फर्स्ट वन, द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स मैस इज कॉल्ड मोमेंटम। एक जिस्म में उसके मास की वजह से हरकत की मिकदार को मोमेंटम कहते हैं। और द प्रोडक्ट ऑफ mass m and velocity v of body is called momentum। एक जिस्म के मास m और वेलोसिटी v के हासिल ज़रब को भी मोमेंटम कहते हैं। अब कुछ अहम बातें जो शायद आप लोगों ने पहले ना सीखी हूँ, ना पढ़ी हूँ, मैं आपको सिखा देता हूँ। इट इज़ डिनोटेड बाई p। मोमेंटम को कैपिटल P से ज़ाहिर किया जाता है। अब उसका सिंबल P है, ऊपर हमने साइन ऑफ एरो पुट किया हुआ है, तो ये जाहिर सी बात है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आगे मैंने लिख भी दिया है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम एक वेक्टर मिकदार है। द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज़ सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी। जाहिर सी बात है, अगर मोमेंटम एक वेक्टर मिकदार है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी डायरेक्शन तो होगी, और मोमेंटम की डायरेक्शन वही होगी जो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम विल बी इन द डायरेक्शन इन विच द बॉडी इज़ मूविंग। यानी मोमेंटम की डायरेक्शन वही होगी जिस सिमत में जिस्म हरकत कर रहा होगा। ऐसे यूनिट ऑफ मोमेंटम इज़ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और न्यूटन सेकेंड। सिस्टम इंटरनेशनल में मोमेंटम का यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड या न्यूटन सेकेंड है, बिकॉज 1 न्यूटन सेकेंड इज़ इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। डायमेंशन ऑफ मोमेंटम इज़ MLT इनवर्स। मोमेंटम की जो डायमेंशन है वो है MLT इनवर्स। डायमेंशन ऑफ मोमेंटम इज़ सेम एज इम्पल्स। यानी मोमेंटम की डायमेंशन इम्पल्स की डायमेंशन जैसी है। जो डायमेंशन इम्पल्स की है वही डायमेंशन मोमेंटम की है। मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ momentum is given as P is equal to mv। वेक्टर फॉर्म ऑफ मोमेंटम इज़ P is equal to mv। अब P के ऊपर भी हमने साइन ऑफ एरो पुट किया हुआ है, और V के ऊपर भी हमने साइन ऑफ एरो पुट किया हुआ है, क्योंकि मैस एक स्केलर क्वांटिटी है, इस वजह से हमने इसके ऊपर साइन ऑफ एरो पुट नहीं किया। मोमेंटम ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स। यानी एक जिस्म के मोमेंटम का इन्हसार 2 अवामिल पर होता है। नंबर 1, मैस ऑफ बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी। यानी मोमेंटम का इन्हसार 2 अवामिल पर है। एक है जिस्म का मास और दूसरा है जिस्म की वेलोसिटी। चूँकि मोमेंटम का इन्हसार 2 अवामिल पर है, एक मास पे और दूसरा वेलोसिटी पे, अब हम ये देखते हैं कि अगर हम मास को तब्दील करें या वेलोसिटी को तब्दील करें तो मोमेंटम में क्या तब्दीली आएगी। इस हवाले से 2 बातें आप लोगों ने याद रखनी है। पहली बात, मोमेंटम ऑफ बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ बॉडी। P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। यानी जितना मैस ज़्यादा होगा उतना मोमेंटम ज़्यादा होगा। जिस्म का मोमेंटम जिस्म के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ग्रेटर द मैस ग्रेटर द मोमेंटम। जितना जिस्म का मास ज़्यादा होगा उतना जिस्म का मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। सिमिलरली
स्मॉलर द मैस स्मॉलर द मोमेंटम। जितना जिस्म का मास कम होगा उतना जिस्म का मोमेंटम कम होगा। सिमिलरली momentum of body is directly proportional to the velocity of body। जिस्म के मोमेंटम का इन्हिसार वेलोसिटी पर भी होता है, इसलिए जिस्म का मोमेंटम वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। P is directly proportional to V। ग्रेटर द वेलोसिटी ग्रेटर द मोमेंटम। जितना वेलोसिटी ज़्यादा होगी उतना मोमेंटम ज़्यादा होगा। लोअर द वेलोसिटी स्मॉलर द मोमेंटम। जितना जिस्म की वेलोसिटी कम होगी, जितना जिस्म आहिस्ता हरकत करेगा उतना जिस्म का मोमेंटम कम होगा। इफ़ mass of a body is ज़ीरो, अगर जिस्म का मास ज़ीरो हो तब मोमेंटम ज़ीरो होगा। और ये स्पेशल केस है, हर जिस्म का मास ज़ीरो नहीं होता। सिर्फ चंद एक ऑब्जेक्ट्स हैं इस पूरी दुनिया में जिनका मैस ज़ीरो है, जैसे फोटोन है, फोनॉन है, यानी पार्टिकल्स हैं जिनका मैस ज़ीरो है, रेस्ट मैस उनका ज़ीरो है। बाकी जैसे बड़े बड़े अजसाम हैं, जैसे इंसान है, हाथी है, पत्थर है, दरख्त हैं, तो इनका मास ज़ीरो नहीं होता, इनका मोमेंटम भी ज़ीरो नहीं होता। तो जैसे फोटॉन है, फोटॉन का रेस्ट मैस ज़ीरो है तो फोटॉन का मोमेंटम भी ज़ीरो है। सिमिलरली इफ़ वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज़ ज़ीरो देन मोमेंटम विल बी ज़ीरो। अगर जिस्म की वेलोसिटी ज़ीरो हो तब मोमेंटम भी ज़ीरो होगा। इफ़ बोथ mass and velocity are ज़ीरो देन मोमेंटम विल बी ज़ीरो। अगर जिस्म का मास और वेलोसिटी दोनों ज़ीरो हों, यानी फोटॉन रेस्ट की हालत में हो तो उसका मास भी ज़ीरो होगा, वेलोसिटी भी ज़ीरो होगी, तब उसका मोमेंटम भी ज़ीरो होगा। सिमिलरली इफ़ अ बॉडी इज़ एट रेस्ट देन इट्स मोमेंटम इज़ ज़ीरो। अगर एक जिस्म रेस्ट की हालत में हो तब उसका मोमेंटम ज़ीरो होगा। सिमिलरली इफ़ अ बॉडी इज़ मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन देन इट विल पोजेस लीनियर मोमेंटम। अगर एक जिस्म सीधी लाइन में हरकत कर रहा होगा तो उसके पास लीनियर मोमेंटम होगा। If a body is moving along a circular track then it will possess angular momentum। अगर जिस्म एक दायरवी रास्ते पर हरकत कर रहा होगा तो जिस्म के पास एंगुलर मोमेंटम होगा। अब हम सेकेंड लॉ को डिस्क्राइब करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो आप लोगों ने हेडिंग डालनी है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो इसकी डेफिनेशन है सेकेंड लॉ की इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। दिस लॉ स्टेट्स दैट द टाइम rate of change of momentum is equal to the applied force। This is called second law of motion in terms of momentum। यानी मोमेंटम में तब्दीली की शरह लगाई गई फोर्स के बराबर होती है। इसको मोशन का दूसरा कानून कहते हैं मोमेंटम की इस्तिलाह की सूरत में। मैथमेटिकल फॉर्म F is equal to delta P over T। Here F is the applied force, delta P is the change in momentum and T is the time। यानी हम एक ही फार्मूला यूज़ करते हुए तीन चीज़ें मालूम कर सकते हैं। फोर्स मालूम कर सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम मालूम कर सकते हैं और टाइम मालूम कर सकते हैं। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं और ये वाला फार्मूला हम साबित करते हैं कि ये वाला फार्मूला कैसे आया है। एक्सप्लेनेशन। कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m इज़ मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi। फ़र्ज़ करें एक जिस्म जिसका मास m है वो इब्तदाई वेलोसिटी vi से हरकत कर रहा है। आफ्टर टाइम t द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी बिकम्स vf। t वक्त गुजरने के बाद जिस्म की आखिरी वेलोसिटी vf हो जाती है। A force F acts on the body and acceleration A is produced in the body।
जब एक फोर्स F जिस्म पर अमल करती है तो जिस्म में एक्सेलरेशन A पैदा होता है। The initial momentum of body is Pi and final momentum of body is Pf. So according to the definition of momentum, P is equal to mv. अगर इनिशियल मोमेंटम है तो इनिशियल वेलोसिटी होगी, सो पी आई इज इक्वल टू एम वी आई, और अगर फाइनल मोमेंटम होगा तो फाइनल वेलोसिटी होगी, सो पी एफ इज इक्वल टू एम वी एफ। इसको कह दें इक्वेशन नंबर 1 और इसको कह दें इक्वेशन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की तारीफ़ के मुताबिक, मैं पहले भी कह चुका हूँ, जब हम तारीफ़ का लफ्ज़ यूज़ करते हैं तो इसका मतलब हमने उसका फार्मूला यूज़ करना है। सो ए इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। यहाँ पे ए एक्सेलरेशन है, वी एफ फाइनल वेलोसिटी है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी है और टी टाइम है। फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इज़ इक्वल टू एम ए एंड ए इज़ इक्वल टू एफ ओवर एम। इसको कह दें इक्वेशन नंबर 3 और इसको कह दें इक्वेशन नंबर 4। कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4। अब कंपेयर करने का क्या मतलब होगा, मवाजना करने का क्या मतलब होगा, हमने देखना है कि उनकी राइट साइड्स एक जैसी हैं या लेफ़्ट साइड्स एक जैसी हैं। यानी इक्वेशन 3 और 4 का हमने मवाजना करना है और ये बात चेक करनी है कि कौन सी साइड इनकी एक जैसी है, लेफ़्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। तो इक्वेशन 3 और 4 की लेफ़्ट हैंड साइड एक जैसी है, इधर भी ए लिखा हुआ है, इक्वेशन 3 की लेफ़्ट साइड पे ए लिखा हुआ है और इक्वेशन 4 की लेफ़्ट साइड पे भी ए लिखा हुआ है। तो कंपेयर करने पे लेफ़्ट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं तो इनकी राइट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगी। सो एफ ओवर एम इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। यानी इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3 की राइट साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी। अब यहाँ पे m डिवाइड हो रहा है, जब हम इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो f इज़ इक्वल टू m इंटू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। अब m को वी एफ के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और इस m को वी आई के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, तो फार्मूला बन जाएगा f इज़ इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी फ्राम इक्वेशन 1 एंड 2। यानी इक्वेशन 1 और 2 के मुताबिक एम वी आई पी आई के इक्वल है और एम वी एफ पी एफ के इक्वल है। सो f इज़ इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई ओवर टी। सो f इज़ इक्वल टू डेल्टा p ओवर t। सो this is pf minus pi and it is equal to change in momentum, and change in momentum is written as delta p. So f is equal to delta p over t. The direction of change in momentum is in the direction of force. अगर अकेला मोमेंटम होता तो उसकी डायरेक्शन वेलोसिटी की सिमत में होती या जिस सिमत में जिस्म हरकत कर रहा होता उस सिमत में होती। इस तरह ये चेंज इन मोमेंटम है तो इसकी डायरेक्शन फोर्स की सिमत में होगी। ये बहुत अहम बात है, इसको आप लोग अच्छी तरह समझ लो। नेक्स्ट टर्म है इम्पल्स। इम्पल्स, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स F एंड टाइम t इज़ कॉल्ड इम्पल्स, इट इज़ डिनोटेड बाय I। यानी फोर्स F और टाइम t के हासिल ज़रब को इम्पल्स कहते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म यानी इस डेफिनेशन के मुताबिक इम्पल्स का फार्मूला होगा I इज़ इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई टी। तो इम्पल्स की एक और डेफिनेशन भी है, दैट इज़ द चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ कॉल्ड इम्पल्स। मोमेंटम में तब्दीली को इम्पल्स कहते हैं। I इज़ इक्वल टू डेल्टा पी, और डेल्टा पी किसके इक्वल होता है, I इज़ इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई, और पी एफ किसके इक्वल होता है एम वी एफ के, और पी आई किसके इक्वल होता है एम वी आई के। तो इम्पल्स मालूम करने के लिए हम पहला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, आई इज़ इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई टी वाला, या दूसरा फार्मूला आई इज़ इक्वल टू डेल्टा पी वाला, या आई इज़ इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई वाला, या आई इज़ इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई वाला फार्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब इम्पल्स के लिहाज से, इम्पल्स के हवाले से कुछ अहम बातें। इम्पल्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इम्पल्स एक वेक्टर मिकदार है।
डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इम्पल्स की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में होगी। ठीक हो गया। ऐसा यूनिट ऑफ इम्पल्स इज़ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और न्यूटन सेकेंड। तो इम्पल्स का ऐसा यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है या न्यूटन सेकेंड है, बिकॉज 1 न्यूटन सेकेंड इज़ इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। Dimension of impulse is mLt inverse। एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, डज अ मूविंग बॉडी हैव एन इम्पल्स। क्या एक हरकत करता हुआ जिस्म इम्पल्स रखता है, या क्या एक हरकत करता हुआ जिस्म इम्पल्स में हो सकता है। अ बॉडी may or may not have an impulse। एक जिस्म में, एक हरकत करते हुए जिस्म में इम्पल्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इफ़ बॉडी इज़ मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी then change in momentum is zero and body has no impulse। अगर जिस्म कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ हरकत कर रहा हो तो मोमेंटम में तब्दीली ज़ीरो होगी और इम्पल्स भी ज़ीरो होगा। यानी अगर जिस्म कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ हरकत करेगा तो उसके पास इम्पल्स नहीं होगा। सिमिलरली इफ़ बॉडी इज़ मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी then change in momentum will be maximum and body will possess maximum impulse। अगर जिस्म वेरिएबल वेलोसिटी के साथ हरकत करेगा तो मोमेंटम में तब्दीली मैक्सिमम होगी और इम्पल्स भी मैक्सिमम होगा। अब इसका क्या मतलब है, अगर जिस्म वेरिएबल वेलोसिटी से हरकत करेगा तो उसके पास इम्पल्स होगा। बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।